हाँ जी, मुश्किल से 5-6 दिन का चैप्टर है, ज्यादा बातें करोगे तो 6 दिन, कम बातें करोगे तो 5 दिन। ठीक है, आ जाओ जरा, और बातें करते रहोगे, मैं स्लाइड नहीं पलटूंगी, बस लिख लेना ध्यान से, जो समझ में आए समझ लेना। हाँ जी, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम ये पढ़ेंगे, पहले तो हेरिडिटी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 है, और आज हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन में किस तरीके से वेरिएशंस आती हैं। ये हमने थोड़ा सा इसका डिस्कशन लास्ट चैप्टर में किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में जो था ना, वहां भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से वेरिएशन जो है डीएनए के अंदर आती रहती है। हाँ जी, क्या पढ़ा था वहां तुमने? कैसे आती है डीएनए के अंदर वेरिएशन जो इकट्ठी होती रहती है, कैसे आ जाती हैं? एरर, हाँ, वो एरर किस में होती थी? डीएनए में। डीएनए कॉपिंग के टाइम पे जो एरर होती है ना, उसकी वजह से बार बार वेरिएशंस एक्यूमुलेट हो जाती हैं। तो उसी का थोड़ा सा डिस्कशन करना और आगे पढ़ेंगे। हाँ जी, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। चैप्टर का नाम है हेरिडिटी, और एक टॉपिक तो आज खत्म कर लेंगे। कौन सा टॉपिक है? एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। एक टॉपिक तो ये रहेगा, और तुम्हें एक चीज तो पहले से ही पता है, ज्यादा वेरिएशंस कौन सी रिप्रोडक्शन में आती हैं? सेक्सुअल में। एसेक्सुअल में बहुत कम वेरिएशंस आती हैं। और इस चैप्टर में तुम वेरिएशन की डेफिनेशन भी लिखोगे कि वेरिएशन की डेफिनेशन होती क्या है। फिर तुम्हारा दूसरा मेन टॉपिक है हेरिडिटी। इसमें क्या पढ़ोगे? इसमें छोटी छोटी सी कुछ बातें पढ़नी है, जैसे कि एक चीज पढ़ोगे, इनहेरिटेड ट्रेट्स। देखो, नाम इसमें थोड़े से मुश्किल लग सकते हैं, क्रॉस थोड़े से मुश्किल लग सकते हैं, बट तुम्हारे लिए बहुत ही सिंपल से क्रॉस है। अगर तुम ठीक ठाक समझ के पढ़ोगे तो तुम्हें चीजें आ जाएंगी। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, कि क्या रूल्स फॉलो होते हैं इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। इसमें तुम मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ोगे। तुम्हारे कोर्स में सिर्फ एक ही बंदे की जेनेटिक्स है, जिसको कहते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स या मेंडल्स जेनेटिक्स। एक और जेनेटिक्स होती है एनिमल जेनेटिक्स, जिसमें मॉर्गन की जेनेटिक्स पढ़ते हैं, वो हायर क्लासेस में है, वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है। तो तुम्हें बहुत सिंपल सी चीजें पढ़नी है। हाँ जी, तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम पढ़ोगे, हाउ डू ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड। नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाउ डू ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड। हाँ जी, कभी पहले जिंदगी में किसी क्लास में जेनेटिक्स पढ़ी है? ये जेनेटिक्स का टॉपिक है, पढ़िए कभी? पहली बार पढ़ रहे हो कि किस तरीके से एक्सप्रेशंस वगैरह होते हैं। हाउ डू ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड। और लास्ट टॉपिक रहेगा सेक्स डिटर्मिनेशन, कि मैम कौन कौन से तरीके हैं जिनसे सेक्स को डिटर्मिन कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स का तुमने पढ़ लिया है, हाँ जी, बताना जरा, ह्यूमन बींग्स का सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है? XXXY। अगर XY है तो क्रोमोसोम देख के बता पाते हैं मैम, क्रोमोसोम देख के हम ये बता देंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म XY है तो वो मेल होगा, और कोई ऑर्गेनिज्म अगर XX है तो वो फीमेल होगी। लेकिन अभी तुम देखोगे कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं यहाँ पर इस चैप्टर में, कि जिनमें उनके फर्टिलाइज्ड एग को तुम कितने टेम्परेचर पे रख रहे हो, टेम्परेचर विल डिसाइड देयर सेक्स। ठीक है, कुछ लिजर्ड्स में भी ऐसा होता है। तो ये चीज हम यहां पढ़ेंगे थोड़ी सी इस बारे में। तो ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, नोट कर लो जल्दी कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। बस इतना चिन्नू सा टॉपिक है, लेकिन इस चिन्नू से टॉपिक को पढ़ने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी पड़ती है, जो इस चैप्टर में अलग से नहीं दी हुई। वो क्या है? वो हम लोग पढ़ेंगे कहां पर? इससे पहले पढ़ेंगे, इस टॉपिक से पहले बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे कुछ, वो काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिक टर्म्स टू नो, कुछ बेसिक टर्म्स होंगी जो तुम्हें जाननी बहुत जरूरी होती है इन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। तो वो मैं पहले पढ़ा दूंगी तुम्हें। उसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे आगे चल के। जीन क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, डीएनए क्या है, एलील क्या है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, वो डोमिनेंट रिसेसिव, वो सारी बातें पढ़ लेंगे। ठीक है, और लास्ट में एक टॉपिक और मुझे याद दिलाना, वो तुम्हारे कोर्स में तो नहीं है, बट उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम्हारे इन टेक्स्ट में एक क्वेश्चन दिया हुआ है ब्लड ग्रुप के ऊपर। तो मैं इसको हर साल पढ़ाई देती हूँ, तो तुम्हें भी पढ़ा दूंगी, क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है इसका एनसीईआरटी के टेक्स्ट में। ठीक है, यहीं पे तो ब्लड ग्रुप थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि ह्यूमन बींग्स में कितने ब्लड ग्रुप है, कैसे डिसाइड होते हैं, और वो सब। ठीक है, तो ये मुझे याद दिला देना लास्ट में। चलो आज ये पढ़ लेते हैं, और थोड़ा सा इनहेरिट ट्रेट्स और ये बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ लेंगे। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है, 2 मिनट में समझ लो, और फिर 2-2 3-3 लाइनें लिख लो, ज्यादा कुछ करना नहीं है। आओ जल्दी। हाँ जी, लिख लिया था? आओ
बताओ जरा। अब पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हेरिडिटी वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं मैम, वो पढ़ते किस में है? हाँ जी, हेरिडिटी वाले टॉपिक को किस ब्रांच में पढ़ते हैं? तुम कहां से आ रहे हो भाई? ये कौन सा तरीका है आने का? मैं क्लास में अलाउ ना करूं 15 मिनट बाद तुम्हें? हाँ जी, अभी आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू सिट, गो आउटसाइड एंड घूमो, जाओ। कहां से आ रहे हो तुम 15 मिनट बाद? भाई अंडरग्राउंड गए थे क्या? कोई खोद कूद गए? 15 मिनट में आ रहे हो? नीचे क्या करने गए थे? मैं इनसे पूछ रही हूँ, उसे क्यों देख रहा है? मुझे देख, मुझे बता। हाँ, पानी पीनी। हाँ, इतना पानी रखा है, इसका क्या हुआ है? बेटा थोड़ा पढ़ लो। वो तो चलो तुम्हारे ऊपर है, नहीं सुधरना मत सुधरो, लेकिन थोड़ा पढ़ लो। मेरा काम पढ़ाने का है, सुधारने का नहीं है। मैंने कहीं वो सुधारक ग्रह नहीं खोल रखा है यहाँ, ठीक है? अब तुम गए क्यों? तो वैसे पानी पीने गए थे या कोल्ड ड्रिंक पीने गए थे? हाँ, है ना? वो देख, वो बता रहा है कोल्ड ड्रिंक। इतनी गर्मी लग रही है मैथ्स की क्लास करके इन्हें कि इन्हें कोल्ड ड्रिंक की जरूरत पड़ गई। आओ जल्दी। हेरिडिटी को अगले मैं आगे से आने नहीं दूंगी। हाँ जी ऋत्विक भाई साहब सुन लो, कोल्ड ड्रिंक पीनी है लेके आओ, आराम से बैठ के क्लास में भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्लास छोड़ के आप बाहर जाके फिर अंदर नहीं आओगे। 15 मिनट घूम के अभी आ रहे हैं। कल से मैं अलाउ नहीं करूंगी अगर आओगे तो, ठीक है? सुन लो, आज जाना हो चले जाना, नहीं तो परमानेंट चले जाना। फिर ये थोड़ी ना घूमते फिर रहे हैं, 15 मिनट बाद आ रहे हैं आराम से। हाँ जी, हेरिडिटी किस में पढ़ते हैं? हेरिडिटी को मैम एक अलग से एक सब्जेक्ट होता है, जेनेटिक्स में पढ़ा जाता है। वैसे जेनेटिक्स एक अलग से ब्रांच है भाई। तुम 12th के बाद तुम्हें पता चलेगा कि जेनेटिक्स में अलग से कोर्सेज होते हैं, बीटेक भी होती है जेनेटिक्स में, ठीक है? बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एक कोर्स होता है, वो इसी पे होता है। तो ये अलग से एक साइंस की ब्रांच है। इसको तुम बायोलॉजी में तो इंक्लूड करते हो, बट ये अलग से है, इसमें अलग से कोर्सेज चलते हैं पूरे, बीटेक भी होती है इसमें। तो जेनेटिक्स होता क्या है? जेनेटिक्स मैम एक बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम दो चीजों के बारे में मेनली पढ़ते हैं। क्या क्या चीजें पढ़ते हैं? एक तो हम पढ़ते हैं मैम इनहेरिटेंस, और दूसरी चीज जो जेनेटिक्स में पढ़ी जाती है मैम, वो पढ़ी जाती है वेरिएशंस के बारे में। ये दो मेन टॉपिक्स होते हैं जो हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स कुछ नहीं है, एक बायोलॉजी की ब्रांच है, और मैम इसमें दो ये मेन बातें पढ़ी जाती हैं। हाँ जी, इनहेरिटेंस वर्ड से क्या पता चलता है? कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस? एक साइंस का ही वर्ड है, इनहेरिट करना। हाँ जी, बोलो जल्दी। धनंजय और विनायक वहां से उठ जाओ, यहां जाओ आगे, क्योंकि तुम्हारे चुटकुले चलते रहेंगे, वो सुनाता रहेगा, तुम हंसते रहोगे। आ जाओ इधर, यहां आ जाओ प्यार से। और तुमने मम्मी को घर नंबर नहीं बताए मैथ्स के टेस्ट के? हाँ, तुमने नहीं बताए? क्यों? सोचा क्या बताने? बता देना, मम्मी पूछ रहे थे, मैं सर से पूछ के बता दूंगी। नहीं तो मम्मी पूछ रहे थे, तुम बता देना, नहीं तो मैं मैसेज कर दूंगी। तू आगे आ जा। हाँ, और उसको पीछे बैठने दे, आराम से बैठे रहना। हर टाइम नहीं बेटा, हर टाइम कितनी मस्ती करोगे? स्कूल में करके तो आते हो, कितनी मस्ती करते हो स्कूल में? स्कूल में ना करते, सारी यहीं करते। आओ, इनहेरिटेंस क्या होता है? हाँ जी, इनहेरिट वर्ड का क्या मतलब होता है? लेना। क्या? हाँ जी, इनहेरिट वर्ड का मतलब होता है किसी चीज का पास होना, है ना? इनहेरिट का क्या मतलब है? पास होना। इनहेरिटेंस का मतलब है मैम कैरेक्टर्स का पेरेंट्स से बच्चों के अंदर आना। ये जो प्रोसेस है ना पासिंग की, कि कैरेक्टर्स, तुम अब मिलाओ जरा, तुम अपने पेरेंट्स को देखो पहले, तो मम्मी और पापा दोनों से कंपेयर करो कि तुम्हारी क्या क्या चीजें उनसे मैच खाती हैं, कौन कौन सी चीजें जो बिल्कुल मेल नहीं खाती, जो बिल्कुल डिफरेंट है। तो जो चीजें सेम है, जैसे मेरी शक्ल मेरे पापा से ही मिलती है, मेरे पापा को देख के कोई बता देगा कि, मेरे को देख के कोई बता देगा जिन्होंने मेरे पापा को देखा है कि मैं उनकी बेटी हूं, मेरी बहुत फीचर्स उनसे मैच करते हैं, ठीक है? इनहेरिटेंस का मतलब है वो प्रोसेस जिस प्रोसेस से सेम फीचर्स बच्चे के अंदर आते हैं, और वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस, कि पेरेंट्स में और बच्चों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। हाँ जी, आप किसी से मैच करते हैं? आप हूबहू है अपने पेरेंट्स के? कोई ऐसा बच्चा हो यहाँ पर जो कह दे कि मैं बिल्कुल, हाँ मैं कह सकती हूँ आरुष को, आरुष इज जस्ट लाइक हिज फादर, सेम। आरुष के पापा की मैंने फोटो देखी, और ये विभोर शायद मम्मी पे होगा थोड़ा थोड़ा, या विभोर किसी और पे है? मम्मी से थोड़ा थोड़ा मैच खाता है वैसे, नहीं मतलब किसी और पे, बुआ हो, कोई चाचा ताऊ हो, किसी और से शक्ल मिलती हो। नाना जी से? हाँ, तो आरुष तो बिल्कुल अपने पापा पे। हाँ जी, कोई और है? किस पे? पापा पे? ये पापा पे। और कोई? मम्मी की परी नहीं बैठी है? मम्मी पे कोई नहीं है? मम्मी का परा हो कोई? कोई नहीं है? चलो,
तो इनहेरिटेंस वर्ड का मतलब होता है सेम कैरेक्टर्स का आना, वेरिएशन का मतलब है डिफरेंसेस का आना। वो किस पे कौन डिसाइड करता है मैम? वो डिसाइड करता है कि कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है ज्यादातर चांसेस है वेरिएशंस आने के, ज्यादा वेरिएशंस आएंगे ऑफ कोर्स, है ना। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैम ज्यादा वेरिएशंस आती नहीं है, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट थोड़े थोड़े डिफरेंसेस आते रहते हैं, क्योंकि पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे जब डीएनए कॉपी होता है तो थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लो जल्दी, ये तुम्हें डेफिनेशंस लिखनी है, फटाफट लिखो। जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, genetics is a branch of biology in which we study about inheritance and variations of characters from parents to offspring। पेरेंट्स से जब बच्चों में डीएनए आ रहा है तो वो चेंज होके आ रहा है हल्का हल्का, इसी चीज को वेरिएशन कहते हैं। और इनहेरिटेंस का मतलब है कि सेम कैरेक्टर्स का आना। तो अब इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में एक एक बात लिख लो। अगर जेनेटिक्स पूछ लेगा, जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स में दो चीजें आती है, इनहेरिटेंस और वेरिएशन। हाँ जी, इनहेरिटेंस लिखिए क्या होता है, लिखो। इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? लिखो, इट इज अ प्रोसेस बाय विच characters are transferred from parents to offspring। offspring किसके लिए यूज करते हैं वर्ड? हाँ जी, बच्चे के लिए। बच्चे के लिए प्रोजेनी यूज करते हैं, बच्चा मत लिख देना, प्रोजेनी या फिर ऑफस्प्रिंग। और ये क्या करता है? इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? ये वर्ड भी सुना होगा बहुत बार। हाँ जी बताइए, व्हाट इज हेरिडिटी? सुना है ना? हेरिडिटी है ये, तो हमारे घर में ये चीज हेरिडिटी। किसी की आईसाइट वीक होती है, कहते हैं हेरिडिटी है, सबकी है, ठीक है। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब है इनहेरिटेंस का आउटकम, रिजल्ट, ठीक है। वो तुम्हें डिफाइन करने के लिए आएगा, लेकिन इतना बहुत है। वेरिएशन लिखो। वेरिएशन का क्या मतलब होता है? वेरिएशन का मतलब होता है कितने एक्सटेंड तक चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में। लिखो, इट इज द डिग्री या एक्सटेंट बाय विच ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजेनी, कुछ भी एक वर्ड यूज कर लेना जो तुम्हें ठीक लगे। ऑफस्प्रिंग, बाय विच ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजेनी डिफर्स, ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। बच्चे जो हैं वो कितना अलग हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है। तो जो अलग होने की परसेंटेज है उसी को वेरिएशन बोला जाता है। जेनेटिक साइंस की एक ब्रांच है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से कैरेक्टर जो हैं वो पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं, किस तरीके से उन बच्चों से उनके बच्चों में कैरेक्टर्स आते हैं, वो सारी चीजें इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं। वेरिएशन का मतलब है कितना कितना डिफरेंस आ रहा है। पता है ये डिफरेंस कितना आता है? देख लो, अपने बाबा जी को देख लो, नानी, वो नानी वाली फैमिली देख लो, फिर अपने पेरेंट्स को देख लो, फिर खुद को देख लो। जैसे आरुष तो रेप्लिका है बिल्कुल। आरुष के पापा जब यंग थे तो ही वाज लाइक आरुष, ठीक है। तो आरुष को देखा, उनको देखो, एक ही बात है, ठीक है। इसमें कम चेंजेस आए हैं, इसने ज्यादा विश्वास नहीं रखा चेंजेस करने में, ये सेम टू सेम ही हो गया, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है? चेंज हो जाते हैं। जैसे भी बोरिस ने कहा कि थोड़ा सा चेंज होता हूँ मम्मी से, बनता मम्मी जैसा हूँ लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता हूँ, तो उसके फीचर्स हल्के से चेंज है अपनी मम्मी से, ठीक है। तो तुम में से कोई है नहीं अब रेप्लिका, अब क्या बताया जाए, ठीक है। लेकिन ज्यादातर यही होता है कि कुछ कैरेक्टर्स आते हैं, बस ज्यादातर वेरिएशंस आती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, कभी कभी सेम भी हो जाते हैं, ठीक है। चले आगे चले। तो ये कुछ टर्म्स थी जो पता होनी चाहिए, ठीक है। तुमसे पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता पेपर में। हाँ जी, अब तुम मुझे ये बताओ, वेरिएशन के बारे में तुमने एक चीज पढ़ ली है, वेरिएशन का मतलब है अलग होना। कितना अलग हो आप अपने पेरेंट्स से? बताओ किस में ज्यादा अलग हुआ, सेक्सुअल में या फिर एसेक्सुअल में?
मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफ कोर्स हम ये मान के चलते हैं कि बहुत ज्यादा वेरिएशंस आती हैं। हाँ जी, क्यों, कौन बताएगा? पिछले चैप्टर में पढ़ा है। क्या दो रीजंस हैं, किन दो रीजंस की वजह से यहां पर ज्यादा वेरिएशंस आती हैं? हाँ जी बताइए जरा, कौन बताएगा? प्रणव आप बताओ बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशंस क्यों आती हैं? मैम दो पेरेंट्स तो होते हैं, डीएनए फ्रॉम टू पेरेंट्स। डीएनए जो है मैम वो दो पेरेंट्स से आता है, और आ गया दो पेरेंट्स से डीएनए बन गए अलग। और क्या रीजन है? मैम फर्टिलाइजेशन होती है ना, दोनों का डीएनए जुड़ता भी है फाइनली, और जुड़ने के बाद जो है तब जाइगोट बनता है। और मैम हमने ये भी पढ़ रखा है कि डीएनए तो आ रहा है दो अलग अलग से, गैमीट्स आ रहे हैं ना जो, वो भी बिल्कुल अलग बनते हैं हर बार। तो ये भी एक डिफरेंस है कि जो मेल और फीमेल के गैमीट्स होंगे वो हर बार उनके चांसेस हैं कि वो अलग ही होंगे मियोसिस की वजह से। ठीक है, तो यहां पर बहुत ज्यादा चांसेस है, जहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बहुत सारी वेरिएशंस हमें देखने के लिए मिलती हैं। दो पेरेंट्स का डीएनए, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जुड़ने के बाद, जब जुड़ते हैं, जब गैमीट्स बनते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब तुम्हें थोड़ी सी बात एनसीईआरटी की पढ़नी है। एनसीईआरटी में दे रखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, बैक्टीरिया को एज ए एग्जाम्पल ले रखा है। ठीक है, वो डायग्राम तुम बना लेना जितना अच्छा बना पाओ, और उसमें तुम्हें बहुत क्लियर कट एक चीज समझा रखी है, जो वो समझाना चाह रहे हैं वो उसमें समझ में भी आ जाती है। ठीक है, चलें आगे। तुम्हारे पेपर कब से? सब बाकी सब खत्म हो गए है ना? सब खत्म। टेस्ट तैयारी कर लेना, ट्यूसडे को है ना शायद? हाँ मंडे को बोला है। कब मैंने मैसेज किया है? ट्यूसडे। ट्यूसडे तुम मंडे को दे देना। हाँ जिसको जब देना हो दे दो। मैं तो वेली हूँ बिल्कुल, ऑल टाइम वेली, यहीं बैठी रहती हूँ पूरे दिन, वेट करती रहती हूँ कि बच्चा है, पढ़ाऊँ उसको पकड़ के। हाँ जी बताओ किसको देना है सैटरडे को? तुम लोग दोगे सैटरडे को? ऋत्विक तो देख ही नहीं रहा मेरी साइड अब टेस्ट के नाम से। बताओ अभी दे दो। आ जाओ। अब बात सुनो, इस डायग्राम से एक चीज समझाना चाह रहा है, उसको समझ लो, बाकी इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं। आओ जरा, वो ये पहले सुन लो, लिखना लिखना पहले सुन लो। हाँ जी आओ जरा। इस डायग्राम में वो सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि से फॉर एग्जाम्पल ये एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, कौन बताएगा? जिन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है, विनायक बताओ जल्दी, आंसर आना चाहिए। देख बैक्टीरिया में होता है बाइनरी फिजन। हाँ जी बाइनरी फिजन किस चीज का मोड है, सेक्सुअल या एसेक्सुअल? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या क्या खास बातें थी? हाँ जी बताइए जल्दी। एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, कोई गैमीट नहीं बनता, कोई गैमीट फ्यूज नहीं होता, कोई जाइगोट नहीं बनता, कुछ नहीं होता। वही चीज यहां दिखा रखी है, ध्यान से सुन लो। एक बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को थोड़ा ज्यादा ही फैंसी बनाया इन्होंने, पता नहीं क्यों इतना फैंसी बनाया एनसीईआरटी ने, बट स्टिल चलो बैक्टीरिया ही है, एक बैक्टीरिया ही है। अब इस बैक्टीरिया को उसने अलग अलग पार्ट्स दिखाए, यहाँ एक, यहाँ सर्कल, यहाँ नीचे एक रेक्टेंगल, ये साइडों में बॉटल शेप सी पता नहीं क्या लगा दी, ये ओवल है ना, ऐसा कुछ बना दिया है। वो बेसिकली तुम्हें ये बताना चाह रहा है कि देखो जब फर्स्ट बाइनरी फिजन होगा दो सेल बनेंगी। कितने बैक्टीरिया बने हैं? एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन जो दो बैक्टीरिया बनेंगे देखो उनमें कुछ चेंजेस आए हैं। उनका जो बॉडी डिजाइन है वो तो सेम है। हाँ जी, हु विल एक्सप्लेन बॉडी डिजाइन, क्योंकि मैंने पिछले चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था। एक बैक्टीरिया से दो जो नए बैक्टीरिया बने हैं, देयर बॉडी डिजाइन इज सिमिलर नॉट आइडेंटिकल। पहले तो ये बताओ इसका क्या मतलब है? मैम जैसे इसके सर पे एक ये रखा हुआ है, यहां भी रखा हुआ है, यहां भी रखा हुआ है, एक बीच में गोला है, यहां भी गोला है, यहां भी गोला है, एक नीचे रेक्टेंगल है, यहां भी रेक्टेंगल है, यहां भी रेक्टेंगल है, ये बॉडी डिजाइन कहलाता है। बॉडी डिजाइन सेम, जैसे हमारे अंदर अगर इंसान के बच्चे होंगे तो उनका बॉडी डिजाइन सेम होता है, मतलब दो हाथ, दो पैर, एक नाक, दो आंखें, एक सर, यही तो होगा बॉडी डिजाइन। तो ये बॉडी डिजाइन है, इसमें भी बॉडी डिजाइन क्या है? बॉडी डिजाइन सेम है। क्या चीज डिफरेंट है? एनसीईआरटी ने एक चीज लिखी हुई है कि बहुत थोड़े थोड़े चेंजेस भी देखने के लिए मिलते हैं।
बताना जरा चेंज क्या है इसमें। हाँ जी, क्या क्या चेंज देखने के लिए मिल रहा है मैम? चेंज देखने के लिए मिल रहा है, ये यहाँ ब्लू था, ये क्या हो गया ग्रीन, ये यहाँ ब्लू था, ये कैसा हो गया यहाँ पे रेड। तो इससे ये तुम्हें ये बताना चाह रहा है कि जब एक बैक्टीरिया से या जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एक से जब दो बनते हैं, दोनों का बॉडी डिजाइन बिल्कुल सेम है, हूबहू सेम है, बट इनमें कुछ कुछ चेंजेस आए हैं। इसका मतलब ये क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि इनके हल्का हल्का किस में चेंज आया है? डीएनए में। बॉडी डिजाइन सेम है, एक बैक्टीरिया की शक्ल अगर ऐसी होती है ना, वो सेम है, दो बैक्टीरिया ऐसी शेप के बनेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ अलग शेप के बन जाएंगे, शेप वही रहेगी, बट इनके डीएनए में फर्क है। डीएनए में फर्क बोले तो इसका डीएनए मान लो हरे रंग का था, इनका भी डीएनए हरा ही है, लेकिन थोड़ा सा डीएनए क्या हो गया कहीं से पीला, ऐसे बना दो, चेंज आया है, हल्का सा चेंज आया है डीएनए में, मतलब ये बताना चाह रहे हैं। अब ये बताओ जरा, अब दूसरे डिवीजन में क्या होगा? हाँ, आइडेंटिकल नहीं हो सकते। हाँ जी, इसको देखो जरा, इस वाले बैक्टीरिया को देखना, इस वाले बैक्टीरिया में जब फिजन होगा, एक सेकंड को, कितने बैक्टीरिया बने? दो। इस वाले में दोबारा से क्या होगा? फिजन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो बने हैं। लेकिन देखना जरा कितने डिफरेंसेस आए हैं मैम। जो दो बने हैं उनके दोनों रेक्टेंगुलर ग्रीन है, यहां पर जो सर्कल था वो कैसा हो गया है? चेंज। इसका मतलब इस डायग्राम से वो तुम्हें ये बताना चाह रहा है कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा ना कुछ चेंजेस आते रहेंगे। अब वो क्या पूछा था तुमने? सेम चेंजेस कहां है? क्या? कौन सा राइट साइड में कोने में? ये ये वाला, और डिफरेंसेस नहीं आए कुछ? ये क्या है? तो अब सुन तो लो आगे की बात, आगे तो सुनो, ये कहानी यहाँ लिखी हुई पूरी। वो ये कहना चाह रहा है कि जो पेरेंट होगा ना, देखो पेरेंट कौन होता है? पेरेंट सेल किसको बोलते हैं? पेरेंट सेल मैम उसको बोलते हैं जो शुरुआती सेल होती है, वो ये भी पेरेंट है, इन दोनों के लिए ये पेरेंट है, इन दोनों के लिए ये पेरेंट है, इन दोनों के लिए ये पेरेंट है, पेरेंट या फिर मदर सेल। वो ये कह रहा है कि जो डिफरेंसेस आएंगे वो अलग अलग भी आ सकते हैं, जैसे यहां पर आए हैं, यहां पर ये ग्रीन हो गया, ये रेड हो गया, लेकिन अगर तुम यहां पर देखो दोनों में क्या है? दोनों में सेम चेंज भी आ सकता है, बट एक चेंज ऐसा होगा जो बिल्कुल ये लोग, जैसे ये सर्कल, सर्कल कैसा हो गया? ब्लू। यहाँ कैसा है? यहाँ डार्क ब्लू है, यहाँ पर लाइट हल्का सा टर्कोइश कलर है, फिरोजी कलर है ना। तो चेंजेस जो है वो आएंगे ही आएंगे, सेम चेंज भी आ सकता है और डिफरेंट चेंज भी आ सकता है। यही पूरी कहानी इस डायग्राम के नीचे लिखी है। लेकिन ये कब किसकी बात है? ये बात है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिमिलर ऑर्गेनिजम्स बनते रहेंगे, लेकिन थोड़े 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 चेंजेस भी आते रहेंगे। ठीक है, ये डायग्राम बना लो जल्दी, मैं तेरी कॉपी में बना देती हूँ, समझ सा तो कभी भी नहीं आता, बनाओ जल्दी। अरे कैसी भी, हाँ कैसी भी शक्ल बना लो, वो तो तुम्हें समझाने के लिए बता रखा है। मुझे तो तुम्हें एक कहानी लिखवानी है, बस वो लिख लेना 2 लाइनों की, जल्दी करो। धनंजय काफी खुश लग रहे हो, क्या बात? सही में कभी मैं चाहती हूँ दुखी हो पढ़े, सही बात है, वो तो पापा का काम है ना, पापा जब भी फोन करते हैं यही बोलते हैं क्या? मैं तो कई बार ना, मेरे को ऐसा लगता है पेरेंट्स पे दया आती है कई बार, सच्ची में, कितने परेशान है पेरेंट्स बेचारे। सही में मुझे लगा पेरेंट बनना सबसे मुश्किल काम है यार, सबसे मुश्किल काम है दुनिया का, पेरेंटिंग करना, बच्चों को पालना, बड़े करना सबसे मुश्किल काम है। आजकल के बच्चों को आप कुछ कह भी नहीं सकते, बच्चे आपको ही बोल देंगे कुछ, लेकिन ना डर के भी काम नहीं चलता, 2 धब्बे लगाने पड़ते हैं कभी कभी, हाँ लगाने पड़ते हैं। कुछ कुछ बच्चे बेचारे इतने सीधे हो तो उनको बोलना पड़ता है कि तुम थोड़ा सा बिगड़ो, कुछ ज्यादा शरीफ का जमाना नहीं है ना बेटा, थोड़ा सा हमें टेढ़ा होना ही चाहिए। और कुछ बच्चे तेज होते हैं, वो सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, वो शरारत भी कर लेते हैं, वो पढ़ाई मैनेज कर लेते हैं, वो सब कुछ कर लेते हैं, वो ठीक लगते हैं, उनका एटीट्यूड ठीक रहता है। तेरी बात कर रही हूँ, देखा, ठीक है।
सही है लेकिन ये एटीट्यूड, लेकिन बस 10th तक ही ठीक है, ये 11th में नहीं चलेगा। 11th के लिए एटीट्यूड चेंज करना पड़ता है, पढ़ाई फिर ऐसे नहीं होती ना वहाँ बेटा। हाँ जी बन गया। अब दो बातें लिख लो कि अगर एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनेंगे डिवीजन के बाद, तो जो नए बैक्टीरिया बनेंगे उनका बॉडी डिजाइन सेम होगा, बट हल्के हल्के चेंजेस आएंगे उनके अंदर। जब उन दो बैक्टीरिया से फर्दर रिप्रोडक्शन होगा तो 4 बैक्टीरिया बनेंगे, चारों बिल्कुल ही अलग होंगे एक दूसरे से। कुछ कुछ चेंजेस ऐसे होंगे जो सेम चेंजेस होंगे, बट कुछ कुछ चेंजेस बिल्कुल ही अलग होंगे। हाँ जी, कोई इन चारों को सेम बता सकता है? नहीं। क्यों? इसमें ये बेचारे में अलग है, इसमें ये पिंकू हो गया है, इसमें फिरोजी हो गया है, ये बेचारा अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहा है, इसमें कम कम चेंजेस आए, तो सारे अलग हैं चारों। जो नई 4 सेल्स बनी है बिल्कुल ही अलग होंगी, 4 नए बैक्टीरिया बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। और ये बहुत छोटा छोटा चेंज होता है डीएनए के अंदर, बहुत सारी जनरेशंस में आता है, बस उसने तुम्हें इस डायग्राम में दिखा दिया है कि भाई देखो ऐसे होता है। प्रणव बस बन गया? अभी तो बहुत मुश्किल लग रहा था। हाँ जी, लिखो एक लाइन। पंखे पंखे बंद करो जल्दी, सब बंद हो जाएगा। क्या मुसीबत है यार इस रूम की। चलो लिखो, इफ अ बैक्टीरियम रिप्रोड्यूसेस और डिवाइड्स, बना लेना, छोड़ दो स्पेस। इफ अ बैक्टीरियम, और या ऐसे नहीं, बैक्टीरियम कहाँ लिखोगे, लिखो इफ, या लिख लिया, लिख लो। इफ अ बैक्टीरिया या फिर इफ व पेरेंट बैक्टीरियम डिवाइड्स और रिप्रोड्यूसेस, इफ अ बैक्टीरियम या फिर पेरेंट बैक्टीरिया डिवाइड्स और रिप्रोड्यूसेस या फिर डिवाइड्स या फिर फिजन करता है, कुछ भी लिख लो। इट गिव राइज टू 2 न्यू इंडिविजुअल्स, इट गिव राइज टू 2 न्यू इंडिविजुअल्स। If a bacterium divides or reproduces, it gives rise to 2 new individuals, कॉमा लगा लिखो, which are similar in body design, which are similar in body design, but with minor differences, but with minor या फिर small differences। फुल स्टॉप लगा के नेक्स्ट लाइन में लिखो, each of 2 डॉटर बैक्टीरिया, अब ये आगे दोनों डॉटर बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये डिवाइड करेंगे। each of 2 डॉटर बैक्टीरिया reproduces again to give rise to, reproduces again to give rise to 4 new individuals, 4 new individuals। तुमने क्या लिखा था पहले बताना जरा, पूरी लाइन बोलना एक बार। ईच क्या लिखा था, 2 न्यू बैक्टीरिया, फोर इंडिविजुअल्स, ठीक है लिखो। These 4 individuals give rise to 4 new individuals, give rise to 4 new individuals. These individuals will be different from each other. These individuals will be different from each other, different from each other। अब ये लिख लो एक पॉइंट के डिफरेंसेस क्यों है, लिखो these differences are seen due to error in DNA copying,
ड्यूरिंग मेरा बेटा होगा, उसका ये काम है। हाँ जी भाई, किसमें चेंजेस कर रहे हो, कहां एरर आ रही है? डीएनए कॉपिंग के टाइम पे एक एरर आती है, जिसकी वजह से क्या आती है, जिसकी वजह से वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, अब ये तुमने पहले लिख लिया कि सेक्सुअल में ज्यादा आएगी, ये सेक्सुअल में। इसका एग्जाम्पल लिख लो, इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। और कोई एग्जाम्पल? एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ शुगर केन। शुगर केन को कैसे ग्रो करते हो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, है ना। तो ये सारे क्या है, ये सारे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड है। ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट लिखो, सेक्सुअल के बारे में 2 पॉइंट्स लिख लो। है बेटा, लिखो, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल का लिख लो, अभी तो ए सेक्सुअल का लिखा है, लिखो सेक्सुअल के बारे में 2 बातें। ए सेक्सुअल था वो, मैंने लिख रखा, लेकिन समझा तो दिया है कि मैंने समझा तो तुम्हें ए सेक्सुअल ही दिया है ना, या मुझे गोली मारोगे अब ये खड़े खड़े? पीछे करो, पीछे करो, आप पीछे करो। लिखो, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑफ कोर्स आई विल वेट। कितना देर? ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन organisms receive DNA from 2 different parents. During sexual reproduction, organisms receives DNA from 2 different parents. 2 different parents. 2 different parents. So greater variations are seen. In organisms produced by sexual reproduction. So greater variations are seen in organisms produced by sexual reproduction because it involves the fusion of male and female gametes. Because it involves the fusion of male and female gametes and zygote formation. Because it involves the fusion of male and female gametes and zygote formation. एग्जाम्पल लिख लो, अक्सर एनिमल्स में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तुम जीते जागते उदाहरण हो। ह्यूमन बींग्स, अपना हमने पूरा पढ़ ही लिया है दुनिया जहान का, और हमने किस चीज की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ी है? फ्लावरिंग प्लांट्स। हाँ जी, फ्लावरिंग प्लांट्स का दूसरा नाम क्या होता है, बताओ जल्दी, फैंसी वाला नाम? एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, चलो अब आ जाओ, इनहेरिटेड ट्रेट्स। एक दिन मैम के साथ छोड़ूंगी तुम्हें, मैं बाहर जाऊंगी, मैम को अंदर कर दूंगी। आओ इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होती हैं? हाँ जी, इनहेरिट करना। इनहेरिट करना क्या मतलब होता है? किसी चीज को ग्रहण करना। ठीक है, तो बताओ जरा, इनहेरिटेड ट्रेट्स कौन सी होंगी? ट्रेट्स का क्या मतलब होता है? ट्रेट्स का मतलब होता है कैरेक्टर्स। क्या हो गया? क्योंकि मैं हूं ना यहां, वहां से नहीं डरते वो बेटा उनकी पिच है, वो थोड़ी ना, धीरे बोल लो, धीरे धीरे कम होती है पिच। मेरे से पता नहीं क्यों डरते हैं। मैम मुझे ही बुलाती है, कल मुझे बुलाया था कि मैम देखो ऐसे कर रहे हैं। हाँ आ जाओ। इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होती हैं? इनहेरिटेड ट्रेट्स मैम वो होती हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होती हैं? इनहेरिटेड ट्रेट्स वो होती हैं मैम जो पास ऑन होती हैं, जैसे कि, हाँ जी,
बताइए जरा कौन कौन सी चीज आपके पेरेंट्स से आप में आती हैं? जैसे कि मैम बालों का टेक्सचर, आंखों का कलर, स्किन का कलर, बॉडी की शेप, ये सब कहां से आई है? ये सब जीन्स में मिली है तुम्हें। ऐसी कौन सी चीज है जो पेरेंट्स से नहीं मिलती है? हाँ जी, ऐसी कौन सी चीज है जो पेरेंट्स से नहीं मिलती है? मान लो पेरेंट्स ने मसल्स बना रखी थी, पापा ने, मम्मी ने तो नहीं, है ना? पापा ने मसल्स थी पापा की, तो तुम्हारे अंदर आ जाएंगी कि बच्चा पैदा हो रहा है डोले शोलों के साथ? नहीं ना, नहीं आएंगी। इनहेरिटेड ट्रेट्स वो होती हैं जो डायरेक्टली पास ऑन होती हैं जीन्स की हेल्प से बच्चों के अंदर, जैसे कि आंखों का कलर, जैसे कि स्किन का टेक्सचर, बालों का टेक्सचर, ये सारे कैसी हैं? ये सारे मैम जीन्स में आते हैं हमारी, ठीक है? तो इनहेरिटेड ट्रेट्स उन्हीं को बोलते हैं। लिखो क्या होती है, लिखो दीज ट्रेट्स आर passed from these traits are passed from one generation to the next, one generation to the next। एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जो कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं उन कैरेक्टर्स को बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स, ठीक है? यस, जैसे कि कहां से कहां ट्रांसफर होंगे? ऑफ कोर्स पेरेंट्स टू प्रोजेनी, पेरेंट्स से बच्चों में आएंगे, उनके बच्चों से उनके बच्चों में जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल्स क्या है मैम? एग्जांपल्स तो सारे कैरेक्टर्स, आई कलर हमारा, हमारी हाइट और हेयर टेक्सचर, बहुत सारे यार, सारे कुछ भी सारे कैरेक्टर्स कहां से आते हैं? ऑफ कोर्स पेरेंट्स से आते हैं, हाइट से लेके, आंखों के कलर से लेके, बालों के टेक्सचर से लेके, ठीक है? हर चीज। कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो नहीं आते हैं पेरेंट्स से, उनको कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर का क्या मतलब होता है? एक्वायर का मतलब होता है वो ट्रेट्स मैम जो एक इंसान के जीवन में वो ग्रहण करता है, जो इंसान के जीवन में, जैसे कि मसल्स, है ना भाई, जिम जाके जिमिंग करके मसल्स बना ली। क्यों विनायक, बनी कि नहीं अभी? अच्छा ठीक है, तो वो इसके बच्चे में नहीं जाएंगी, वो मसल्स इसी के पास रहेंगी, इसके जीन्स जाएंगे लेकिन मसल्स नहीं जाएंगी। हाँ जी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, नोज की पियर्सिंग कराती है मदर्स। बच्चा थोड़ी ना कि पियर्सिंग के साथ पैदा हो रहा है कि नोज ऑलरेडी पियर्स, नहीं। ये किसके एग्जांपल्स हैं? मान लो किसी बंदे ने बहुत वेट गेन किया तो उसके बच्चे में वो वेट गेन वाला फीचर नहीं जाएगा। इसका मतलब वो फीचर्स जो बच्चों में पास ऑन नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। लिखो, एक एग्जाम्पल लिख लो इसका, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इस पे केस स्टडी आती है, इसको मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। हाँ जी, एग्जाम्पल है इनहेरिटेड ट्रेट का टाइप ऑफ ईयर लोब। ये इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? हाँ जी, व्हाट इज दिस? एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर के दो पार्ट होते हैं, इसको कहते हैं पिन्ना और इसको क्या कहते हैं? ईयर लोब। तो दो टाइप के ईयर लोब्स होते हैं, देख लो तुम्हारा कौन सा है। एक वो जो बिल्कुल चिपका हुआ होता है ऐसे बॉडी से, देखना जरा अपने अपने, देखो आस पड़ोसी के चेक करो। हाँ जी, एक जो बिल्कुल चिपका हुआ होता है ऐसे, उसको कहते हैं अटैच्ड ईयर लोब। और एक होता है फ्री, मेरा शायद फ्री है, यही उल्टा लिख दिया, पहले नहीं बता सकते थे। हाँ जी, चेक करो अपना अपना, पूछ रही हूँ तुमसे किस टाइप का ईयर लोब है। अपने पड़ोसी का चेक करो, बताओ। एक सेकेंड, लेट मी फिनिश। एक्सटर्नल ईयर के दो पार्ट होते हैं, पिन्ना और ईयर लोब, ठीक है? सो कितने पार्ट्स होते हैं वैसे ईयर के? 3 पार्ट, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर की बात चल रही है यहाँ पे। हाँ जी, आपका कैसा है ईयर लोब? फ्री है इसका, तो भाई तू दिखाना, इसका भी फ्री है, बिल्कुल फ्री है, दिखा। हाँ फ्री है, इसका अटैच्ड है, धनंजय इज अटैच्ड। हाँ जी, फ्री से, फ्री इसी का अटैच्ड फ्री है क्या? कैसा है तेरा? कैसे है इसका? देखियो अटैच्ड है क्या?
तुम दोनों अटैच्ड हो फिर। हाँ जी, फ्री, काव्यांशी फ्री, हाँ जी, आजा इधर चेक करूं। आरुष देख रहे जरा, देखना अनिल कैसा है उसका। अटैच्ड, फ्री है तेरा। हाँ जी, तेरा साफ साफ दिख रहा है। अहिल फ्री। हाँ जी प्रणव, इसका भी फ्री है। हर्षिल फ्री, फ्री, हाँ जी। अटैच्ड, पार्थ फ्री, इसका बहुत छोटा है इसलिए दिख नहीं रहा यहां से। हाँ जी, फ्री। आओ जरा एग्जाम्पल लिख लो। ये चीजें कहां से आती हैं? ये डीएनए में से आती हैं, ठीक है, डीएनए से आ रही हैं। अब ध्यान से सुनो एक इंपॉर्टेंट चीज, ये डोमिनेंट ट्रेट है, इस पे केस स्टडी आती है 4 नंबर की, तो इससे डरना नहीं है। बहुत सारे फीचर्स हैं, बस एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, तो इसको हम डिटेल में इसके केस स्टडी कर लेंगे कल की क्लास में। इसका मतलब ईयर लोब कैसा फीचर है? ईयर लोब पास ऑन होना कहां से आ रहा है? पेरेंट्स से आ रहा है भाई। 2 टाइप के होते हैं, पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन में 2 ही टाइप के हैं, 3 टाइप के नहीं मिलेंगे तुम्हें कि कुछ अलग हो, यहाँ पे कुछ एंगल पे 90 डिग्री पे है ईयर लोब, नहीं, ठीक है। एक फ्री है, एक अटैच्ड है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ह्यूमंस की पॉपुलेशन में 2 टाइप के हैं। दरवाजा बंद कर लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आओ जरा, अब ये इंपॉर्टेंट सवाल लिखो, चलो। हाँ जी, एक टेबल बनाओ, उसमें लिखो डिफरेंसेस कि इनहेरिटेड ट्रेट और एक्वायर्ड ट्रेट्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट्स वो है जो पास ऑन होती है, एक्वायर्ड ट्रेट्स वो होती है जो पास ऑन नहीं होती, वो लाइफ टाइम में एक्वायर करते हो आप, ठीक है। चलो जल्दी लिखो फटाफट। भाई क्या चेकिंग चल रही है? चैटिंग नहीं, चेकिंग। पेट में पता नहीं क्या चेक कर रहा है उसके। यहां ऐसे कर रहा था। आओ जरा लिखो। हाँ जी लिखो, दीज आर द ट्रेड्स, इनहेरिटेड ट्रेड्स में लिखो, दीज आर द ट्रेड्स लिखो। बनाओ बनाओ, बना लो आराम से, रिलैक्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है ये। लिखो लिखो, दीज आर द ट्रेड्स which passes from one generation to other. These traits are acquired. These traits are acquired during the lifetime of an organism. पास कर देना पीछे मेरे मोबाइल स्नेहा को। धनंजय पीछे दे दो। These traits are acquired during the lifetime of an organism. It does not, या these traits does not pass from, इसी में these traits does not pass from one generation to next. शॉर्ट में लिख रही हूं। हाँ जी,
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि मैम इनहेरिट ट्रेट पे ना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता डीएनए का, वो उसका एनवायरमेंट का, उस पर बहुत फर्क पड़ता है। पड़ता तो वैसे इन पे भी, लेकिन 10th क्लास तक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। डीएनए का इन्वॉल्वमेंट लिख लो, डीएनए इज इन्वॉल्व इन पासिंग इनहेरिटेड ट्रेट्स। यहां पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है डीएनए का, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ डीएनए इन पासिंग एक्वायर्ड लिखो। मुझे पता है वो क्या है, वही है। क्या कर रहे हो मनी? इज दिस अ गुड हैबिट और बैड हैबिट? ठीक है, नहीं नहीं, आई लेट यू नो, आई लेट योर फादर नो। मैंने आपको बोला था शॉर्ट्स चेंज करना। हाँ जी, एग्जाम्पल्स लिखो जरा, एक लिखना है लिख लो, वैसे तो होता है उसका भी असर, लेकिन ठीक है लिख लो, लिखो जरा। इनहेरिट ट्रेट में एक पॉइंट लिखो, हाँ बंद कर देना सब कुछ, ठीक है लिखो। these traits are not influenced by environment। एक स्टूडेंट का जो अटेंशन स्पैन है वो 8 सेकंड हो गया है, तो अब तुम देख लो 11th में तुम्हारा कंपटीशन ऑलरेडी कितना कम है। अगर तुमने अपना फोकस बना लिया ना पढ़ाई पे, तो काफी अच्छा कुछ कर लोगे। कोई अटेंशन ही नहीं है, रील शॉर्ट्स देख देख के इतना घट गया है कि 2 मिनट में कुछ नया चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। तो ओके मैम, नहीं, हैबिट्स चेंज करो अपनी, नहीं तो बहुत बुरा फंसने वाले हो। अब उसमें तुम हो क्यों नहीं हो, एक आधे को छोड़ के बाकी सब हो। These traits are आधा मैं अपने आप को ही कह सकती हूँ, तुम्हें तो नहीं बोल सकती किसी को। हाँ जी, एक्वायर्ड ट्रेट जो है वो एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस होती है और इन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल्स लिखो, हाइट, आई कलर, हेयर कलर, हेयर कलर तो हम कर लेते हैं आजकल। हाँ जी, और क्या लिखोगे? नेक्स्ट ये बताओ जरा क्या लिखोगे? मसल गेन, मसल्स बनाइए, बच्चों में नहीं जाएगी। नोज या फिर ईयर्स की पियर्सिंग कराइए, बच्चों में नहीं जाएगी। तुमने वेट गेन करा है, बच्चे नहीं होंगे मोटे कि मतलब मैं ये कहना चाह रही थी कि बच्चे मोटे नहीं होंगे बच्चे नहीं होंगे होंगे भाई, होंगे, सब होगा, ठीक है। नहीं नहीं होंगे होंगे होंगे, सब होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो छुट्टी